सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी और राजुल का नमस्कार। हाँ राजुल जी, कैसे हैं आप? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। और ये जीजी क्या लगा रखा है भाई? अच्छा, ये बात आपने पकड़ ली। ठीक, तो भाई आज हमारे पिटारे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे विषय हैं जो लेकर आए हैं हम श्रोताओं के लिए। तो आज बात होगी सखी विशेष में एथलेटिक खिलाड़ी मंजीत कौर की। और आज दिन विशेष है, खास दिन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। उसके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने शुभकामनाएं दे दी हैं। और भाई देखो ना, गर्मी का मौसम आ गया है। और जब मौसम आता है ना, तो मतलब और सब चीजों के साथ गर्मी कहीं कहीं पर जो असर करती है, तो वो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होती है ना, वो हमारी होती है त्वचा। बिल्कुल सही बात। और तो हाँ, थोड़ा सा जो गोरी गोरी पूनम जब थोड़ी सी सांवला जाती है तो फिर टैनिंग की बात तो करनी ही है, क्योंकि थोड़ा सांवलापन आ ही जाता है। बिल्कुल। और कई बार त्वचा में झुलसन सी भी हो जाती है, उसकी भी बात हम आज करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और जैसे कि बात हो ही रही है त्वचा की ना, तो कहते हैं ना कि कई बार त्वचा से हमारी उम्र का पता ही नहीं चलता। क्या बात है। तो भाई उम्र का पता चले या ना चले, लेकिन अपनी खुशी के लिए किसी भी उम्र में हम क्या कर सकते हैं, मतलब कहना चाहिए ना कि हर उम्र में हम हर चीज कर सकते हैं। उम्र किसी भी चीज के लिए बाधा नहीं है। हाँ, मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि त्वचा ही क्या भाई, आपकी जो गतिविधियां हैं उनसे भी आपकी उम्र का पता नहीं चल सकता है। अगर आप अपने वो शौक फिर से ताजा कर लीजिए जो आपने कहीं छोड़ दिए थे। और जो व्यस्तताओं की पिटारी में बंद हो गए थे, अब इन्हें जरा खोलिए पिटारी। अब तो व्यस्तता कम हो गई, तो जब मौका मिले अपने शौकों को ताजा कर लीजिए। बिल्कुल। तो भाई आज हम बात करेंगे, जैसे आपने बताया ही राजुल जी, की राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के बारे में बात करेंगे। तो ये आज का जो दिन है 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और भारत देश का जो कहना चाहिए दिल होता है ना, उसके गांव में बसता है। और देश की समृद्धि उसके गांव से ही है। पंचायती राज का तात्पर्य है स्वशासन। पंचायती राज संस्था भारत के सबसे पुराने समुदायों में से एक माना जाता है। और पंचायत राज व्यवस्था भी कोई नई व्यवस्था नहीं है, ये प्राचीन काल से ही चली आ रही एक बेहतरीन व्यवस्था है। अब पंचायत जो शब्द है वो हम कहते तो बहुत बार हैं, लेकिन ये शब्द बना है दो शब्दों के मेल से, पंच और आयत। पंच का अर्थ है 5 और आयत का अर्थ है सभा। तो पंचायत को 5 सदस्यों की सभा कहा जाता है, जो स्थानीय समुदायों के विकास और उनके उत्थान के लिए काम करते हैं और साथ ही स्थानीय स्तर पर कई विवादों का हल भी निकालते हैं। छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं वो वहीं का वहीं गांव में ही निपट जाते हैं। बिल्कुल। और ये जो व्यवस्था है पंचायती राज, उसके जो जनक हैं उन्हें लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और रिपन ने 1882 में स्थानीय संस्थाओं को उनका लोकतांत्रिक ढांचा दिया था। और अगर देश में किसी गांव की हालत खराब है तो उस गांव को सशक्त और विकसित बनाने के लिए ग्राम पंचायत जो है वो उचित कदम उठाती है। और इसी तरह साल 1957 में बलवंत राय कमेटी का गठन हुआ था। और इस कमेटी के सुझावों को 1959 में लागू किया गया, जहां ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति की व्यवस्था की गई और जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई। और सबसे पहले राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बघरी गांव में 2 अक्टूबर 1859 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अब 24 अप्रैल और 1993 को भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया, क्योंकि इसी दिन से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अस्तित्व में आया। और उसके माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक ऊर्जा प्राप्त हुई, उनको वो दर्जा दिया गया संविधान के तहत। और इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। बिल्कुल। और इस अधिनियम के अंतर्गत कई प्रावधान किए गए, जैसे कि एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना की गई, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत।
और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना की गई। हर 5 साल में पंचायतों का नियमित चुनाव होने लगा। महिलाओं के लिए भी एक योजना थी जिसमें 1/3 सीटों का आरक्षण उन्हें दिया गया। कर, टोल जो होते हैं, शुल्क आदि जो लगाने और उसे वसूल करने का जो है अधिकार पंचायतों को दिया गया। ग्राम स्तर पर लोगों का कल्याण सुनिश्चित रहे और उसमें जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और आपसी भाईचारा है, सामाजिक न्याय है, या जो छोटे मोटे विवाद हैं उनका निपटारा है, बच्चों का, खास करके बालिकाओं का कल्याण, ये जो मुद्दे हैं इन पर खास तौर से ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल। और लेकिन अभी कुछ चुनौतियां हैं जो पंचायती राज की सफलता के आड़े आती हैं, जैसे कि कई बार वित्त जो कहना चाहिए, पंचायतों के पास वित्त के लिए व्यवस्था नहीं होती, उन्हें राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन पंचायतों के मामले में हस्तक्षेप करते हैं जिससे उनके कार्य और निर्णय प्रभावित होते रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम कहें राजुल जी की बात जो होती है कि भाई फिर भी हमारे जो गांव हैं, गांव के जो लोग हैं बहुत ही मासूम और कहना चाहिए कि बहुत अच्छे दिल के होते हैं। उनमें जो बाहरी आडंबर नहीं होता ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हालांकि इन मुद्दों की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गांव से जुड़ी हुई बात हो रही है, तो वहाँ के लोगों की भी बात इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इतने बड़े बड़े मुद्दे होते नहीं हैं और छोटे ही उसमें सारी चीज़ें हो जाया करती हैं। बड़े हों या छोटे हों, जो भी मुद्दे होते हैं वो आपसी समझ से निपटाए जा सकते हैं। और इस बात को अगर हम देखें तो इसमें पंचायतों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। कहानी याद आ रही है तुम्हें मुंशी प्रेमचंद की, पंच परमेश्वर, कितनी आसानी से सुलझाया था चौधरी और जो उनके मित्र थे उनके बीच का झगड़ा कितनी आसानी से सुलझाया गया था और दूध का दूध पानी का पानी हो गया था। तो भाई ये जो छोटी छोटी जगहों पर जो इस तरह के खास लोगों को, जो जिनको सब लोग मानते हैं, जिनकी बात को सब लोग प्राथमिकता देते हैं, उनको चुनकर जो एक सभा बनती है और वहां पर जो इस तरह के मनमुटाव हैं वो सुलझ जाते हैं। तो समझ लो कि छोटे झगड़ों को अब वहीं पर रोककर बड़े झगड़ों में बदलने से रोका जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है, बिल्कुल। तो चलें गांव की सैर के लिए। बिल्कुल। देखो पूनम, ये हमारी एक संदेश है। लिखा है कि जैसा कि हमने अभी बात की थी ना कि 3 स्तर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और मंडल समिति और जिला परिषद या जिला पंचायत है। तो केंद्र सरकार हर साल, ये संदेश में हमारे साथी ने बताया है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 170 पंचायती राज संस्थाओं को सम्मानित करती है। ये पंचायत सशक्तिकरण जवाबदेही प्रोत्साहन योजना के तहत उनके अनुकरणीय कार्य के लिए पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के साथ त्रिस्तरीय पंचायतों को पुरस्कृत करता है। क्या बात है। और एक संदेश और है। लिखते हैं कि शहरों की बढ़ती आबादी के पीछे गांव का सूनापन बहुत हद तक जिम्मेदार है। गांव में उचित संसाधनों के न होने पर लोगों का गांव से शुरू हुआ पलायन आज संसाधन रहने पर भी रुक नहीं रहा है। फलतः ग्राम पंचायत का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पा रहा है। ये एक दुख भरी स्थिति है। लोगों के शहर और गांव में 2-2 घर हो चुके हैं, भले ही वे दोनों घरों के संचालन अच्छे तरीके से ना कर पाए। बिल्कुल। तो बात तो बिल्कुल सही है भी इनकी कि ये सारी चीजें तो हो रही हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये भी है कि ये हमें ही समझना पड़ेगा कि कैसे हम तकनीकी का उपयोग करके गांव में ही अपनी कृषि को बढ़ा सकते हैं या जो भी आपका व्यवसाय है उसे बढ़ा सकते हैं ना। तो बहुत सी चीजें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। और खैर, आज जो हम बात कर रहे हैं सखी विशेष की, और वही बात हो रही है ना कि गांव की बात हो रही है। तो भाई प्रतिभा जो है ना, प्रतिभा कहीं भी किसी भी माहौल की मोहताज नहीं होती है। बिल्कुल। और जिनकी हम बात करने वाले हैं वो भी एक गांव से ही पली बड़ी हैं और आज इतनी बड़ी एथलेटिक खिलाड़ी हैं। तो भाई चीज़ें ये भी कह सकते हैं ना राजुल की बहुत कुछ हम पर निर्भर करता है कि हम कैसी किस दिशा में अपना काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि हम बताया ही कि ये जो एथलेटिक खिलाड़ी हैं ये छोटे से गांव होशियारपुर की हैं, पंजाब राज्य की, और जिनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1982 को। और उनके गांव में वो 5वीं तक की कक्षा थी और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें अपने घर से
कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। और उन खिलाड़ी का नाम था क्या नाम था? मंजीत कौर। तो मंजीत कौर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जैसा कि पूनम ने बता ही दिया कि होशियारपुर में उनका जन्म हुआ था और गांव में सिर्फ 5वीं कक्षा तक स्कूल था और आगे की पढ़ाई के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था। पहले तो वो साइकिल से जाया करती थी और बाद में फिर पैदल जाने लगी। पैदल जाते जाते ही वो समय आ गया जब मंजीत कौर के लिए एक सही ट्रेनिंग, जैसे समझ लो ये पैदल चलना उनके लिए ट्रेनिंग जैसा बन गया, क्योंकि घर से स्कूल के बीच कई बार तेज कदमों से चलती तो कभी दौड़कर दूरी तय करती थी। मतलब भाई देर हो गई है तो दौड़ के चलना। हाँ, तो इस तरह घर से स्कूल की दूरी उन्हें कम लगने लगी। बाद में स्कूल में होने वाली एथलेटिक्स की जो प्रतियोगिताएं थी उसमें उन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया बाकायदा। मतलब यहाँ से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। हाँ। स्कूल से घर तक की दूरी तय करते करते। और इस तरह जैसे कि खेल से वो जो उनका लगाव था और वो उनसे मतलब जुड़ने लगी। लेकिन उनकी जो माँ थी, माँ बिमला ने उन्हें खेल छोड़ने की सलाह दी, क्योंकि खेल के दौरान उन्हें चोटें भी लगा करती थी और ये चीज़ जैसे माँ है, माँ का दिल है, तो ये चीज़ उनको पसंद नहीं आती थी। लेकिन उनके जो पिता थे बनारसी दास, जो कि खुद एक किसान थे, उन्होंने अपनी बेटी को उनका सपना पूरा करने के लिए साथ दिया और इस तरह मंजीत कौर अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी हिस्सा लेने लगी। और जैसा कि है कि दिन भर वो कड़ी धूप में ट्रेनिंग करती थी अपने गांव में और साथ ही पूरी रात वो पढ़ाई भी किया करती थी। इतनी मेहनत तो भाई लगन की बात होती है कि सुविधाओं के बगैर भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई जुट जाए तो फिर जुट ही जाए। बिल्कुल। और इस जुटने का परिणाम ये हुआ कि उनका चयन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए हो गया, जिसमें उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर के इवेंट में हिस्सा लेते हुए गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता। और जब मंजीत कौर जूनियर एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीत के लाई तो उसी दौरान उन्होंने इतिहास विषय में मास्टर्स की डिग्री भी MA कर लिया, उन्होंने पास कर ली थी। मतलब एक साथ दो उपलब्धियां। हाँ। बिल्कुल। तो वही बात होती है लगन और मेहनत की। और अगर उनकी उपलब्धियों की हम बात करें राजुल, तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत से खेलों में कहना चाहिए कि गोल्ड मेडल जीता है। जैसे कि दोहा में 2006 के एशियन गेम्स में 400 मीटर रिले इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। वहीं 2007 में एशियन चैंपियनशिप में 400 मीटर रिले इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। 2005 में जो है ये इंचियोन में हुई जो एशियन चैंपियनशिप थी उसमें भी 400 मीटर रिले में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। साथ ही साल 2010 की अगर हम बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स के जो 400 मीटर रिले रेस और एशियन गेम्स के 400 मीटर रिले इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। कितने सारे गोल्ड मेडल्स हो गए सोचो। मतलब स्वर्ण पदकों की लाइन लग गई। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? घर से स्कूल की दूरी तय करते हुए और कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। ये मेहनत और लगन की ही बात है। साल 2004 में चेन्नई में प्रतियोगिता हुई नेशनल सर्किट एथलीट मीट में। तो उन्होंने 400 मीटर की रेस में भाग लिया और उसमें 51.05 सेकेंड में उसे पूरा कर लिया और इस तरह से उनका एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन गया। क्या बात है। जिससे उन्हें ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई, उन्होंने एथेंस में जो ओलंपिक होने वाला था उसके लिए भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। बिल्कुल। और जिस तरह से वो खेल रही थी इसके लिए उन्हें साल 2005 में एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। फिर साल 2011 में उन्होंने पंजाब पुलिस की परीक्षा दी और इंस्पेक्टर के पद पर वो तैनात हो गई और फिर उनका प्रमोशन हुआ, DSP के पद पर वो पहुंच गई। साथ ही साल 2015 में उन्हें उनकी शादी भारतीय हॉकी खिलाड़ी गुरविरक सिंह चांडी से हो गई और इस तरह से मतलब एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियों के ऐसे सोपान चढ़ के उन्होंने ऐसी उपलब्धियां हासिल की कि अंततः ये सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है कि लगन और मेहनत से क्या क्या नहीं किया जा सकता, क्या क्या नहीं जीता जा सकता, जिसको कहते हैं ना कि जग जीत लेते हैं। हाँ। तो वही जग जीत लेने वाली बात है। मंजीत कौर खिलाड़ियों और
और छात्रों दोनों के लिए एक मिसाल है, मतलब आदर्श है समझ लो, क्योंकि उन्होंने अपनी खेल यात्रा के दौरान कभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, एक बात, और अपनी खेल से भी कभी समझौता नहीं किया। हाँ। तो ऐसी प्रतिभावान खिलाड़ी आगे उनकी खूब तरक्की हो और नए नए प्रतिभावान वो बनाती जाएं और साथ ही नई नई प्रतियोगिताओं में भाग लेके अलग अलग प्रतियोगिताओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम और अपने परिवार का नाम, हम सब का नाम ऊंचा करें, बेटियों की शान बढ़ाएं, यही शुभकामना है हमारी। बिल्कुल, ये शुभकामना है। देखो, हम पंचायती राज की बात कर रहे थे, हमारे एक साथी ने लिखा है कि लॉर्ड रिपन को पंचायत राज का जनक कहते हैं। उन्होंने 1882 को भारत में पंचायती राज प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। ऐसा अभी हमारे मंडल अधिकारी ने आप दोनों की बातें सुनकर बताया है। हमारे मोहल्ले में भी स्वशासन महिला पंच कमेटी है, ज्यादातर महिला सदस्य होती हैं, और हमारा महत्वपूर्ण कार्य ये कि अगर किसी के घर में भी जैसे कुछ निधन या कोई दुख हुआ हो तो सभी पैसे जमा करके वहां पर खाना पहुंचाना और उनके दुख में शामिल होने का ये सारे काम करती हैं। तो छोटे स्तर पर ही सही एक दूसरे का दुख बांट लेने की ये कोशिश बहुत अच्छी है। और भाई देखो, दुख हो या सुख हो, जब साथ साथ बांटा जाता है ना, तभी आनंद आता है। बिल्कुल सही बात है। और इसी तरह एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने ये लिखा है कि भाई खुशी इस पर निर्भर नहीं होती कि चीजें कैसी हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर होती कि उन चीजों को हम किस तरह से देखते हैं। तो खुश रहने के लिए कोई भी उम्र बाधा नहीं होती। पैदा होते ही बच्चे मुस्कुराते हैं, हमें खुशियां दे जाते हैं। जीवन के अंत तक सभी यही चाहते हैं कि हम खुश रहें। खुशियां हमारे अंदर ही हैं, इसलिए हमेशा खुश रहें, और अपने लिए और अपनों के लिए। ये तो है ही है भाई। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि खुशी के लिए उम्र बाधा नहीं बन सकती, ये तो सभी मान रहे हैं। तो बस खुशियां मनाने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब इच्छा हो तो कहीं भी किसी भी प्रदेश खुशी खुशी जा सकते हैं, जहाँ ना तो उम्र की सीमा होती है ना प्रदेश की सीमा होती है। तो मतलब अब मन है भाई तो चल दिए, बस उठाया और चल दिए, क्योंकि अगर घूमने का मन है, भाई घूमने से जुड़ा एक बहुत सुंदर संदेश है। हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए। खुशी की बात है, कोई बिना कारण कोई बात नहीं होती, लेकिन खुशी का कोई भी कारण जो है वो खुद से ढूंढना पड़ता है। देखो, हमारे एक साथी ने लिखा भी है कि खुशी के लिए उम्र बाधा नहीं, जब भी हम खुश रहते हैं तब हम परमात्मा के नजदीक होते हैं। अर्ज किया है, मुस्कुराइए और चेहरों को मुस्कान दीजिए, उम्र के हर दौर का पूरा मजा लीजिए। सखी सहेली में जी हाँ। तो हमारे सखा भी सुन रहे हैं। हाँ। ऐसे मत करो भाई पूनम, नहीं तो फिर ये तो भाई पार्शलिटी हो जाएगी। मतलब आप ऐसा क्यों कर रही हैं कि सखियों का ही नाम लिए जा रही हैं। देखो ना, सखा भी हमारे बराबर हमारे साथ निभाते हैं और कितने सुंदर सुंदर संदेश भी भेजते हैं। अब संदेशों की बात चली है तो एक बड़ी सुंदर सी कविता है। बिल्कुल। घर चाहे कैसा भी हो, उसके कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे जरूर गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश करना। अगर हो लोगों से मिलना जुलना तो घर के पास पड़ोस जरूर रखना। भीगने देना बारिश में, उछल कूद भी करने देना। क्या बात है। हो सके तो बच्चों को एक कागज की कश्ती चलाने देना। कभी हो फुर्सत, आसमान भी साफ हो तो एक पतंग आसमान में चढ़ाना। हो सके तो एक छोटा सा पेज भी लड़ाना। क्या बात है। घर के सामने रखा एक पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, घर के कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। चाहे जिधर से गुजरिए मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी, वक्त जो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। ये बात है ना,
ये नजरिया और ये अगर दिल में जज्बा हो तो सच में ये जो शौक पूरे करने वाली बात हम आज कर रहे हैं ना, जी हाँ, कि बड़े दुखी मन से लोग अक्सर कहते हैं कि अरे भाई हमें तो बड़ा शौक था सजने संवरने का, उम्र ही निकल गई। अरे तो अब सज संवर लीजिए ना, उसमें क्या बात है। कारने सिलने का शौक था तो चलिए अब कार सिल लीजिए। उस वक्त बच्चों के साथ आप बहुत ज्यादा व्यस्त थे। हाँ, नाचने का शौक था और डांस नहीं सीख पाए, सीखने का बड़ा मन था, तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है। बल्कि ये तो आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने का, चुस्त दुरुस्त रखने का एक बहुत बढ़िया व्यायाम हो सकता है नृत्य सीखना। तो अभी भी शुरू कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और जैसे कि राजुल ने बोला ही कि नृत्य सीख सकते हैं, संगीत सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कुकिंग क्लासेस करनी थी, आप नहीं कर पाए उस समय, तो इस समय शुरू कर दीजिए। देखिए, उम्र की जो बात है ना, जैसे कि इस कविता में इन्होंने तो बहुत ही प्यारी बात कह ही दी कि भाई उम्र जो है वो किसी भी चीज के लिए बाधा नहीं है। तो आप जब चाहे जो आपने नहीं किया है वो आप इस समय करिए। और ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। तो भाई लोगों की बातों को ये नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि आपने जो पहले नहीं किया है वो अब अगर आप कर रहे हैं तो इसमें आपकी खुशी है। तो जो खुशियां आपने को पहले नहीं मिली वो खुशी आप इस उम्र में भी ले सकते हैं। मतलब अपनी खुशी आप कभी भी पाने के हकदार हैं। और भाई ऐसा तो है नहीं कि आप जो आपके मन के अंदर जो थोड़ा सा उदासी है, जो थोड़ी सी कुढ़न है अपना शौक पूरा ना कर पाने को लेकर, तो उसमें तो आपके साथ वो लोग नहीं हैं जिनके बारे में आप सोच के अपनी खुशी को छोड़े दे रहे हैं। तो भाई फिर उनके लिए ये भी मत करिए। तो अपनी खुशी को संभाल के रखिए। और वो जो बात कही गई ना कि जस्ट अ नंबर, तो उम्र सिर्फ एक संख्या है जिसको कि अपने दिमाग में रखना है। तो बाकी चीजों को भूल जाना है। बाकी नहीं, अगर उसको आप अपनी दिमाग में रखते हैं तो फिर बाकी चीजों को भूल ही जाइए। बिल्कुल फिर तो भूलना ही पड़ेगा। भाई इसी तरह बिल्कुल चलते जाना है, अपनी खुशियों की तरफ बढ़ते जाना है, क्योंकि गति ही जीवन है। तो भाई गति में रहिए। बढ़ती उम्र के साथ ऐसा हो सकता है कि शरीर में, मन में, आपके सोचने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा ऐसा आ जाए कि थोड़ा बोझिलपन आ जाए, थोड़ी उदासी आ जाए। लेकिन यही वो समय है जबकि एक आपको फिर तुरंत उठ के खड़े हो जाना है। हाँ। संभाल जाना है ना। बिल्कुल। और ऐसी एक बात हमारे श्रोता ने भी कही है राजुल, वो लिखते हैं कि जीवन हर जो पल है वो सभी खुशियों से भरा रहे, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो। भगवान तो हर समय हर सभी को खुशी भरे हुए हालात में देखना चाहता है, पर एक इंसान की भी यही इच्छा रहती है कि मैं बहुत सारे लोगों में खुशियां बांट सकूं, हर उदास चेहरे पर खुशियां बिखेर पाऊं, एक अच्छे इंसान का फर्ज भी निभा पाऊं। अब एक संदेश और भी है जो कि मतलब ये बात बिल्कुल एकदम साबित करता है कि खुशी के लिए उम्र बाधा नहीं होती। क्या बात है। कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिससे आपका मन खुश हो, उस कार्य को करके इंसान खुश हो जाता है। खुशी तो अपने भी मन के भीतर होती है, बस उसे ढूंढिए और खुश रहिए। हमारी एक परिचिता बहुत पुरानी, बहुत घूमने फिरने की शौकीन थी, पर शारीरिक अस्वस्थता और उम्र के चलते अब नहीं घूम पाती, ट्रैवलिंग नहीं कर पाती। उन्होंने अपने मन को खुश रखने के लिए ट्रैवलिंग पर छोटे छोटे कॉलम लिखने शुरू किए और बताया कि मैं जब लिखती हूँ तो सच मानो मुझे लगता है मैं फिर से उसी जगह पर घूमने चली गई हूँ। क्या बात है। वही वादियाँ, पहाड़, मंदिर, जंगल और वहाँ की संस्कृति सब मुझे दिखाई देने लगते हैं। मुझे वही खुशी मिलती है। तो खुशी उनके अंदर थी जिसे उन्होंने ढूंढकर बाहर निकाल लिया। उनकी शारीरिक अवस्था, उनकी उम्र कोई बाधा नहीं बनी। ये भी बताया कोई फोन करके मुझे लिखकर भेजता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। क्या बात है। तो ये इन्होंने ऐसे रास्ता ढूंढा खुशी का। और जैसा कि है भी कि राजुल सही भी है कि आप जो करना चाहते हैं ना, अगर आपको लग रहा है कि आपको दोस्तों के साथ बाहर जाना, आप जाइए। अपनी खुशियों के लिए इस चीज़ को बाधा मत करिए कि लोग क्या सोचेंगे, क्या सुनेंगे। आप बिना ये दिमाग लगाए बिल्कुल आप निकल जाइए। आपको लगता है कि आपको पार्टी करनी है, जैसे आजकल के बच्चे करते हैं, तो बिल्कुल वैसा आप पार्टी अरेंज कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वो काम कीजिए। मतलब कहने का मिलिए जुलिए, लोगों से बातचीत करिए, हंसिए, बोलिए। और जो भी पुराने दोस्त आपके छूट गए हैं जब आप घर में व्यस्त थी, उन पुराने दोस्तों से संपर्क कीजिए, उनको फोन लगाइए। आजकल तो इतनी
मतलब कहना चाहिए जरिए हैं चीज़ों के कि आप ढूंढ सकते हैं अपने दोस्तों को ना, तो उन दोस्तों से मिलिए, बातें कीजिए, फिर वो पुराने दिन याद कीजिए। व्हाट्सएप पर लोग एक पूरा ग्रुप बना लेते हैं और फिर वही बातें होती हैं। एक ग्रुप ऐसा है जो एक हमारी परिचिता है, वो अब करीब 70 साल की हो गई हैं और उन्होंने अपने सभी पुराने मित्र ढूंढ निकाले और वो उनके 2 ग्रुप हैं। एक स्कूल में जो पढ़ती थी 8वीं तक, वो वाले जो उनके दोस्त हैं उनका ग्रुप है, और एक जो वो कॉलेज जब पहुंची उस समय के जो दोस्त हैं उनका ग्रुप है। क्या बात है। तो अब दोनों ग्रुप में अलग अलग तरह की बातें होती हैं। कहीं कभी कभी जो खाना बनाने की विधियां हैं वो भी शामिल होती हैं, कभी कभी ऐसे नुस्खे भी शामिल होते हैं, बातचीत भी होती रहती है। तो मतलब उनको लगता है कि मैं तो जब ग्रुप में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे मैं तो फिर से पहुंच गई उसी समय में। तो बस कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर मानते हैं, ये बात ऐसा होता है अक्सर कि जिंदगी में हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे संघर्ष झेलते झेलते जब इस उम्र पर पहुंचते हैं तो लगता है कि थोड़ा थम गया है सब कुछ और थोड़ा उदासी आने लगती है। लेकिन उसी उदासी को झटक कर बस अपनी खुशी को ढूंढ लाइए और वो सोचिए, वो करिए जो कि आपने कभी करना चाहा था और नहीं कर पाई थी। बिल्कुल, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। बिल्कुल देर नहीं हुई है। तो बढ़िया। और एक श्रोता है राजुल, उन्होंने बहुत प्यारी सी बात लिखी है कि जब देखा खुद को आईने में थोड़ा घबरा गई थी मैं, और जब मन बन संवर गई खुद ही शर्मा गई थी मैं। चेहरे की त्वचा थोड़ी ढीली हुई तो क्या, उम्र भी थोड़ी बढ़ गई तो क्या, बाल सफेद अब आने लगे हैं, कलर है ना लगा के हम भी तो इतराने लगे हैं। क्या बात है। ये भी एक पड़ाव जिंदगी का हम सब के मध्य आएगा। बचपन आया, जवानी आई, तो क्या बुढ़ापा ना आएगा। समय का बस आप मजा लीजिए, क्या कुछ छूटा परवाह ना कीजिए। जो है बस उसे भर कर जिए, लुत्फ जिंदगी का उठा लीजिए। क्या बात है। आधी से ज्यादा कट गई, न जाने कितने पल बचे हैं। ये सब सोचकर ना घबराए कीजिए, भाई जिंदगी है उसे जिंदगी की तरह जिया कीजिए। क्या बात है, क्या बात। भाई थोड़ी से पल अपने लिए चुराने चाहिए खुश रहने के लिए। और देखो हमारे एक साथी ने लिखा है, इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है ये सतीश, कि दोस्त मिलना तो मस्ट है। हम 50 से ऊपर के लोग 7 दोस्त और हम लोगों ने एक दोस्ती ग्रुप क्रिएट किया है कुछ महीने पहले और हम लोग अब रोज एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और हमेशा साथ साथ रहते हैं। और 1970-85 के दिनों में हम लोग अपनी बातें करते रहते हैं। उस समय इनकी दोस्ती शुरू हुई होगी या उस समय इनका स्कूल या कॉलेज का जमाना रहा होगा, तो उन्हीं जमानों की यादें दोहराते रहते हैं। और एक गवर्नमेंट कॉलोनी में हमारी एक क्रिकेट टीम भी थी उस समय पर, और हमारा समय थोड़े दिन के लिए हमारा संपर्क टूट गया था, लेकिन रीयूनियन जब से हुआ तब से हम लोग फिर एक साथ हैं और अब लाइफ लॉन्ग रहेंगे कहते उन्होंने बाकायदा बड़ी खुशी जताई है। तो बिल्कुल हमारी प्रार्थना है और यही है कि ये सच में साथ ऐसा बना रहे। खुश रहने के लिए जितने बहाने आप ढूंढ सकें उतने ढूंढिए। हम ये नहीं कहेंगे कि बहाने मत बनाइए, बल्कि बहाने खूब बनाइए, जी भर के बनाइए, ताकि खुशी मिल सके। और राजुल एक चीज़ और है कि भाई इस उम्र में खास कर हम थोड़ा सजने संवरने में, जैसे मेकअप वगैरह करने में भी डरते हैं कि लाउड ना हो जाए, ऐसा नहीं करें, अरे वो उस कलर की लिपस्टिक ना लगाएं, ऐसे ड्रेसेस ना पहने, ऐसा ना पहने। तो भाई ऐसा नहीं है ना, हर उम्र में हर तरह की आप ड्रेस पहन सकते हैं। बस ये है कि आपको लगना चाहिए कि आपके ऊपर सही लग रहा है कि जिस चीज को पहनकर, जिस चीज को लगाकर आपको आत्मविश्वास महसूस हो वो आप जरूर करें, चाहे वो कोई कपड़ा हो, चाहे वो कोई कलर हो। और दूसरी बात ये है ना पूनम की, एक जो साफ सुथरा रहने के साथ साथ जो एक उम्र की गरिमा होती है वो अपने आप चेहरे पर आ जाती है। तो उस गरिमा का भी आनंद लीजिए और थोड़ा बहुत अपने आप को, जिसे कहते हैं ना कि मेंटेन रखना, व्यवस्थित रहें। बिल्कुल। तो इस तरह से चीजें कीजिए। और मेंटेन कैसे रहना है खासकर गर्मियों में, ये भी हमारे एक श्रोता ने लिख के भेजा है राजुल। वो लिखते हैं कि स्किन टैनिंग जो होती है धूप के कारण होती है, और इसके लिए खीरे और गुलाब जल, पपीते का जो है पेस्ट, पका पपीता जो है उसका पेस्ट में टमाटर का रस मिलाकर सबको अच्छा
उबले आम का गूदा या छिलका है जो चेहरे पर रगड़ कर 10 मिनट बाद, मतलब ये सारी चीज़ों को इन्होंने बोला है कि अच्छी तरह से मिला लीजिए और चेहरे पर जो रगड़ कर 10 मिनट के बाद छोड़ दीजिए और चेहरा गर्दन जो है उसको धो लीजिए। भाई देखो एलोवेरा है, ये तो है ही है त्वचा के लिए बहुत अच्छा और नमी बरकरार रखता है। पपीता को भी कहा जाता है कि त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज इन्होंने क्या बताई? हाँ, इन्होंने बताई है पपीता है, टमाटर का रस, वो भी विटामिन सी का स्रोत होता है। तो भाई ये सभी चीजें आप टैनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। और भी चीजें हैं जैसे कि घर पे मसूर दाल जो होता है, मसूर दाल का जो पाउडर अगर आप रखते हैं उसको पीस लीजिए मिक्सी में और उसमें कच्चा दूध मिला दीजिए और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए भीगने के लिए और उसको आप चेहरे पे अगर लगाते हैं तो चेहरे में एक अलग ही निखार आता है। टैनिंग तो दूर होती ही है, आपका चेहरा जो है वो अलग से निखर भी जाता है। तो इस तरह का, हाँ, तो इस तरह का चीजें भी आप कर सकते हैं। और भी चीजें हैं जैसे नींबू का रस जो है वो भी बहुत अच्छा होता है। नींबू के रस, शहद मिला लीजिए उसमें। हाँ, उसमें थोड़ा शहद मिला लीजिए, गुलाब जल मिला लीजिए और जो भी प्रभावित जगह है जहाँ पर आपको लग रहा है कि टैनिंग हो गई है, कालापन लग रहा है, तो वहां पर आप लगा दीजिए, थोड़ा सूखने दीजिए, फिर उसके बाद रगड़ के ठंडे पानी से धो लीजिए। अच्छा, अभी तुमने मसूर दाल का जिक्र किया था ना, तो कच्चा दूध अगर नहीं मिला पा रहे हैं तो टमाटर का रस मिला लीजिए ना। हाँ, टमाटर का रस तो मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं। और एलोवेरा जेल भी मिला लीजिए। हमारे साथी ने भी जैसा कि लिखा है एलोवेरा जेल, तो हमें भी याद आया कि बहुत ही काम का है, तो वो भी लगा सकते हैं। और आधे घंटे लगाने के बाद ठंडे पानी से धो ले। और सबसे बड़ी बात पूनम ये है कि जब धूप में निकले तो चेहरे को ढकें, क्योंकि ये सिर्फ इससे जो चेहरे का रंग है वही नहीं ढलता, बल्कि और भी दूसरी भी जो इस तेज गर्मी का प्रभाव है वो दूसरी तरह से भी पड़ सकता है। मसलन कि जैसे साइनस की समस्या हो सकती है या इस तरह की एलर्जी वाली दूसरी लू भी लग सकता है। तो इसलिए कानों को भी अच्छी तरह ढके रहें, ताकि चेहरा और कान अच्छे से ढके तब निकले तो टैनिंग की समस्या काफी हद तक कम होगी। और बहुत सारे लोग वो लंबे लंबे दस्ताने भी पहनते हैं, वो भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। गाड़ी चलाते समय जो अगर 2 पहिया आप गाड़ी चला रहे हैं तो उस समय दास्ताने पहने, और वो जो एप्रॉन जैसा होता है कि कपड़े के ऊपर भी आप उसको डबल करके पहन सकते हैं। क्यों? और हाँ, सबसे बहुत जरूरी चीज जो है वो है कि सनस्क्रीन जो आती है मार्केट और बाजार में तो बहुत उपलब्ध है, बहुत अलग अलग तरह के क्रीम मिलते हैं, तो उस तरह की क्रीम भी आप चेहरे शरीर पर लगा के निकल सकते हैं। और अगर कोई हमारा श्रोता या हमारी सखी कोई देसी सनस्क्रीन लगाती रही है तो उसके बारे में मैं जरूर बताएं। वैसे मुल्तानी मिट्टी भी गजब का काम करती है। और दूसरी चीज एक बात ये है पूनम कि जब भी धूप से बाहर आए, धूप से घर आए, तो तुरंत मुंह ना धोएं। अच्छा, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, थोड़ा देर रुक कर तब मुंह धोएं, 5-10 मिनट रुक कर तब मुंह धोएं, तो उससे भी स्किन के का जो आपका टोन है उस पर बहुत फर्क पड़ता है। क्या बात है। तो भाई जानकारी तो बहुत मिल गई है राजुल से और आप सभी से। तो भाई इस सफर का जो है वो आज आखिरी पड़ाव आ गया है। हाँ। और हमारे साथी ने कहा है चलते चलते कि उम्र तो शरीर की हमारी नहीं, हम तो नित नूतन अपने चिर यौवन में रहने वाले युवा हैं। तो बस यही जज्बा कायम रखें कि नित नूतन विचार रहे, नित नूतन व्यवहार रहे और खुशी की नई नई सोपान आप चढ़ते जाएं। और हमारे एक और साथी ने यह भी कहा है कि अपने विवेक से भी काम ले। तो बिल्कुल अपने विवेक पे का भी ध्यान रखिए, विवेक से काम लीजिए। और हमें इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। आप सभी को पूनम त्रिपाठी और राजुल का नमस्कार। विविध भारती।